दोस्तों, एटम का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये मॉडल घूमने लगता है। जब हम एटम के कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच काफ़ी एम्प्टी स्पेस देखने को मिलता है। यानी कि एक एटम में जितने पार्टिकल्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। हम ये जानते हैं कि हमारी दुनिया में मौजूद हर तरह के ऑब्जेक्ट्स, यहाँ तक कि हम इंसान भी एटम से मिलकर ही बने होते हैं। पर जब हम अपने इर्द गिर्द नज़रें घुमाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे आसपास मौजूद कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं और कुछ ओपेक। जैसे कि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि लकड़ी, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, ईंट जैसी चीज़ें ओपेक होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सारी चीज़ें जब एटम से मिलकर बनी हैं तो केवल कुछ चीज़ें ही ट्रांसपेरेंट क्यों होती हैं? ग्लास की तरह हम इंसान भी ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होते? आज के इस एपिसोड में हम इसी सवाल का उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, ग्लास के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट ज़रूर होता है, पर जिस मटेरियल से इसे बनाया जाता है वो पूरी तरह से ओपेक होता है। क्या आप जानते हैं कि ग्लास किस चीज़ से बनाया जाता है? दरअसल इसे बनाया जाता है सैंड यानी कि बालू से। बालू तो आप सबने ज़रूर देखा होगा और ये भी गौर किया होगा कि बालू किसी भी तरीके से एक ग्लास की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। तो फिर बालू के साथ हम ऐसा क्या करते हैं कि उससे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बन जाता है? आइए जानते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो ग्लास कुछ और नहीं बल्कि पिघलाकर केमिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया बालू ही होता है। अगर आपने बालू को देखा है तो आपको पता होगा कि काफ़ी गर्म हो जाने पर भी ये अपना सॉलिड फॉर्म नहीं छोड़ता। इसलिए बालू को पिघलाकर लिक्विड बनाने के लिए हमें इसे लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करना पड़ता है। ये तापमान कितना ज़्यादा गर्म होता है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोई स्पेस शटल जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर होता है उस समय उसका तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है। ग्लास बनाने के लिए आमतौर पर जिस बालू का इस्तेमाल किया जाता है उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल के स्मॉल ग्रेन्स मौजूद होते हैं, जिसे सिलिका भी कहा जाता है। अगर हम क्वार्ट्ज के अंदर झांकें तो पाएंगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। क्वार्ट्ज में ये मॉलिक्यूल्स परफेक्टली रिपीटिंग क्रिस्टल शेप में अरेंज्ड होते हैं। इस कारण क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक परफेक्टली रिपीटिंग पैटर्न में एक दूसरे के काफ़ी करीब मौजूद होते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स सॉलिड की तरह एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक नहीं होते और गैसेज में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर मौजूद होते हैं। ग्लास बनाने के लिए हमें क्वार्ट्ज को पिघलाना पड़ता है। क्वार्ट्ज को जब हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और उस बॉन्ड को तोड़ देते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को बांधकर अभी तक इन्हें सॉलिड बनाए हुए थे। यानी कि सिलिका पिघल कर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण सिलिका और ऑक्सीजन के जो एटम्स अब तक एक परफेक्टली रिपीटिंग क्रिस्टल शेप एक्वायर किए हुए थे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर एक लिक्विड जैसे पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेते हैं। मोल्टन सिलिका को अब रैपिडली ठंडा किया जाता है। रैपिडली ठंडा किए जाने के कारण ये जमकर एक सॉलिड की तरह सख्त हो जाते हैं, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्ट्रक्चर एक लिक्विड के जैसा ही रह जाता है, या बेहतर होगा ये कहें कि मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्ट्रक्चर कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड जैसा रह जाता है। इस खास तरह के सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। एटम का रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यानी कि बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस का चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स इसी क्वांटमी और वेवी स्पेस में मौजूद होते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्लाउड में ऐसे ही कहीं पर भी मौजूद नहीं रह सकते। दरअसल ये केवल स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स पर ही मौजूद रह सकते हैं। इन एनर्जी लेवल्स को आप एक ऑर्बिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स
न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जबकि कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक वाले ऑर्बिट में। इस कारण लोअर लेवल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने से हायर एनर्जी लेवल में जा सकते हैं, जबकि हायर लेवल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज़ करके अपने से लोअर लेवल में आ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सॉलिड्स के एटम में ये एनर्जी लेवल्स अलग अलग दूरी पे मौजूद हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी सॉलिड में ये एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के करीब हो सकते हैं और किसी दूसरे सॉलिड में ये एक दूसरे से काफ़ी दूर मौजूद हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट क्यों होता है जबकि कोई ओपेक होता है। हम जानते हैं कि लाइट के छोटे पैकेट्स को फोटॉन्स कहा जाता है। फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को उसके हायर एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र करने के लिए अप्रोप्रिएट हुई तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में चला जाता है। फोटॉन्स की एनर्जी लेकर जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाए तो केवल दो चीज़ें ही हमें देखने को मिल सकती हैं, रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग हमें किस सिनेरियो में देखने को मिलता है और एब्जॉर्प्शन किस सिनेरियो में, आइए इसे समझते हैं। अभी तक हमने देखा कि फोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। इस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है और नॉर्मली ये अनस्टेबल होता है। पहले केस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है। ये रिलीज्ड फोटॉन्स हमें लाइट के रूप में नज़र आते हैं। इसलिए ये प्रोसेस अगर फोटॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करने के साथ ही हो जाए तो री एमिटेड फोटॉन्स हमें तुरंत वहाँ देखने को मिलते हैं, जो हमें रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग का आभास देते हैं। अब दूसरे केस की बात करें, फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को उसके हायर एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र करने के लिए अप्रोप्रिएट हुई तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में चला जाता है। ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हमें हीट के रूप में देखने को मिलता है। विज्ञान में इंटरेस्ट रखने वाले नए लोगों को मैं हमेशा स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब पढ़ने को कहता हूँ, पर किताबों को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये न सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होता है बल्कि कई बार आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी चीज़ों को समझ नहीं पाते। पर कोई अगर आपको आसान भाषा में आपके अपने रीजनल लैंग्वेज में उसी किताब की समरी सुना दे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप सब कुछ आसानी से समझ भी जाएंगे। कुकू एफएम आपको ये सुविधा देता है। यदि आप कुकू एफएम को नहीं जानते तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ 1000 से भी ज़्यादा घंटों के कंटेंट्स अवेलेबल हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे प्ले स्टोर पर 4.5 रेटिंग मिले हैं। इस ऐप को मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की समरी हिंदी भाषा में आप इस ऐप पर जाकर सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटावर्स और द सीक्रेट के ऑडियो बुक्स भी रिकमेंड करता हूँ। आमतौर पर कुकू एफएम के 1 साल के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 399 रुपये देने पड़ते हैं, पर हमारे पहले 250 व्यूवर्स इस सब्सक्रिप्शन को केवल 199 रुपये में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुकू एफएम के लिंक को क्लिक करना है और सब्सक्रिप्शन लेते समय कूपन कोड VT50 को यूज़ करना है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब तक हमने ये जाना कि एक ऑब्जेक्ट ओपेक या रिफ्लेक्टिव क्यों होता है। आइए अब ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। अब तक हमने देखा कि फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करता है तो वो उसे अपनी एनर्जी दे देता है। ये एनर्जी अगर उस इलेक्ट्रॉन को उसके हायर एनर्जी लेवल तक ले जाने के लिए सफिशिएंट हुई तो इलेक्ट्रॉन जंप करके उस लेवल में चला जाता है। पर क्या हो अगर फोटॉन के पास इतनी एनर्जी न हो कि वो इलेक्ट्रॉन को उसके हायर एनर्जी स्टेट तक पहुंचा सके। ऐसे सिनेरियो में फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट ही नहीं करते और सीधे उस ऑब्जेक्ट को पास करते हुए निकल जाते हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स में ऐसा होता है वो ऑब्जेक्ट्स हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं। फिजिसिस्ट इस कॉन्सेप्ट को बैंड थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एनर्जी बैंड नाम के रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। इन बैंड्स के बीच जो रीजन्स मौजूद हैं उसे बैंड गैप्स कहा जाता है और इन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल
बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये रिप्रेजेंटेशन परफेक्ट तो नहीं, पर इस कॉन्सेप्ट को आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स केवल इन एनर्जी बैंड के रीजन में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। बीच में ये जो बैंड गैप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कुछ मटेरियल्स में इस बैंड गैप के बीच की दूरी कम होती है और कुछ मटेरियल्स में ज़्यादा। इस बैंड गैप के बीच की दूरी कम होगी या ज़्यादा, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि वो पर्टिकुलर सॉलिड किस तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है और उसके मॉलिक्यूल्स में एटम्स की बॉन्डिंग किस तरह से हुई है। अगर ग्लास की बात करें तो इसमें बैंड गैप्स बड़े होते हैं। इस कारण इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपने से ऊपर मौजूद एनर्जी बैंड में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। विजिबल लाइट के फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स को उनके हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचा सके। इसलिए ये फोटॉन्स ग्लास के द्वारा न तो रिफ्लेक्ट किए जाते हैं और न ही एब्जॉर्ब, यानी कि ये फोटॉन्स ग्लास में मौजूद इलेक्ट्रॉन से बिना इंटरेक्ट किए ही सीधे आर पार निकल जाते हैं। इसी कारण ग्लास हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आता है। पर क्या ग्लास हर तरह के लाइट के सामने ट्रांसपेरेंट ही होता है? इसका जवाब है जी नहीं। हम जानते हैं कि ग्लास केवल तभी तक ट्रांसपेरेंट होता है जब तक फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी न हो कि वो ग्लास में मौजूद इलेक्ट्रॉन को उसके हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा सके। अगर फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी हो कि वो ग्लास इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा सके, तो बाकी ओपेक ऑब्जेक्ट्स की तरह ग्लास भी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके ओपेक बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसका वेवलेंथ 10 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है। आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ग्लासेस अल्ट्रावायलेट लाइट को खुद से होकर पास नहीं करने देते, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। अगर इंसानों की बात करें तो विजिबल लाइट के सामने हम ज़रूर ओपेक होते हैं, पर हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सामने हम भी ओपेक नहीं होते। उदाहरण के तौर पर एक्सरेज के सामने हम भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी के कारण हम अपनी बॉडी को स्कैन करने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधी बात यह है कि दुनिया में मौजूद हर तरह का ट्रांसपेरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट केवल तभी तक ट्रांसपेरेंट होता है जब तक फोटॉन्स के पास उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लायक एनर्जी मौजूद नहीं होती। अगर फोटॉन्स के पास किसी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए पर्याप्त एनर्जी हो, तो वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट के लिए हमेशा एक ओपेक ऑब्जेक्ट ही रहेगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया में केवल कुछ ऑब्जेक्ट्स ही ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं जबकि दूसरे ओपेक। दोस्तों, पिछले साल इस चैनल पर हमने काफ़ी कम वीडियोस अपलोड किए, पर इस साल ऐसा नहीं होगा। अब से इस चैनल पर वीडियोस रेगुलरली आएंगे। पिछले वीडियो के बाद आप में से कुछ लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमें डोनेट किया। इसके लिए तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि कुछ महीनों के बाद से हमारे वीडियोस में आपको बेहतर एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पे आपको हमारे डोनेशंस का लिंक आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इनके ज़रिए डोनेट कर हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान के किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।